नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। सदन में भ्रम की स्थिति पैदा करके तराई में रहने वाले बड़ी आबादी बंगाली समाज के लोगों के खिलाफ कहीं भाजपा कोई बड़ी साजिश तो नहीं कर रही है। ये सवाल ऐसे वक्त में निकल के आया है जब विकास नगर देहरादून के भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मानसून सत्र में बयान दिया और उस बयान के बाद अब तराई में खास तौर पर जो बंगाली समाज के लोग रहते हैं, राजनीतिक गलियारे में चर्चा बहुत परवान चढ़ रही है। बंगाली समाज की असल स्थिति तराई में क्या है, उसका इतिहास क्या है और राजनीतिक दलों के द्वारा किस तरीके से बंगाली समाज हमेशा छला जाता रहा है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या फिर अब भाजपा हो, किस तरीके से बंगाली समाज के लोगों को उल्लू बनाकर, सीधे तौर पर मैं कहूंगा कि बेवकूफ बनाकर वोट बैंक की राजनीति, स्वार्थ की राजनीति ये पार्टियां करती रही हैं, इसका पर्दाफाश भी मैं आपको करूंगा। लेकिन पहले आप सुनिए कि सदन में मुन्ना सिंह चौहान ने आखिर क्या कहा है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिस जिले से आदरणीय सौरभ जी आते हैं, वहां नमो शूद्र जाति के लोग रहते हैं। वो पश्चिम बंगाल से होकर के यहाँ रहने आए, वो यहाँ रह रहे हैं, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ एक अभियान चला कि इनको अनुसूचित जाति घोषित किया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति है। द मैटर वेंट राइट अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये विभाजन पीड़ित लोग हैं सर, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कष्ट झेला है, परेशानी झेली है, मरे हैं, कटे हैं, खपे हैं, सब कुछ हुआ है इनके साथ, इनकी पीढ़ियों के साथ। और तब जाकर उस बंटवारे की आग में, जब एक तरफ पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक लोग मजे ले रहे थे, एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक लोग मजे ले रहे थे, तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं पर जो लोग मर रहे थे, कट रहे थे, खप रहे थे, उन समाज में से, उन लोगों में से ये लोग आते हैं जो तराई में बसे हुए हैं। और उनको आप कह देते हैं कि ये घूमने के लिए आए हुए हैं, ये रहने के लिए आए हुए हैं, इनके रहने पे हमको दिक्कत नहीं है। आपके रहमो करम पर नहीं रह रहे हैं यहाँ के लोग। मुन्ना सिंह चौहान जी, सुन लीजिए इस बात को। जो भी बंगाली समाज के लोग तराई में हैं, वो आपके रहमो करम पर नहीं हैं, आपकी प्रदेश सरकार के रहमो करम पे नहीं हैं। उनका कानूनी अधिकार है, सरकार उनको शरणार्थी मानती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो विस्थापित हैं। अखंड भारत के अंदर वो इसी भारत के मजबूत हिस्से थे और वो जब पार्टीशन हुआ तो उनका विस्थापन हुआ और विस्थापन की कड़ी में उनको अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी और उसके बाद वो भारत में आए और आज तक वो सवालों के दायरे में हैं। ना सरकार उनको नागरिक मानने को तैयार है, ना सरकार उनको विस्थापित मानने को तैयार है, ना सरकार उनको शरणार्थियों के हक देने के लिए तैयार है और समय समय पर इस तरीके के स्टेटमेंट देकर बरगलाते रहते हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सवाल है। जब मुन्ना सिंह चौहान इस बात को सदन में कह रहे थे तो कदरपुर के विधायक अरविंद पांडे क्यों खामोश थे? रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा के मुंह में क्यों दही जम गई थी? सितारगंज के विधायक और शिक्षा मंत्री सौरभ बहुगुणा क्यों खामोश थे? क्यों नहीं उन्होंने मुन्ना सिंह चौहान की बात को दुरुस्त किया? बताते कि बंगाली समाज के लोग क्या हैं। मुझे लगता है कि ना तो अरविंद पांडे को इस बात का ज्ञान है, ना जो है शिव अरोड़ा जी को ज्ञान है, ना सौरभ बहुगुणा को ज्ञान है। तो मैं कहूंगा कि राजनेताओं, ये छिन्न मूल किताब मैंने पिछले साल लिखी है। इस छिन्न मूल में इन पूरे बंगाली समाज का दर्द है कि ये समाज के लोग कैसे आए, कैसे बसे और उनकी आज की स्थितियां क्या है। उस पहली पीढ़ी के लोग जो मर खप गए, जिनकी उम्र उस समय 1947 में और यहाँ 51 तक बसने में 18 साल, 20 साल, 22 साल थी, ऐसे लोगों की जुबानी, ऐसे लोगों की आप बीती, पूरे बंगाली समाज की आप बीती यह है। और इस आप बीती को आप पढ़िए, समझिए। अरविंद पांडे गदरपुर विधायक, आपको भी समझना चाहिए क्योंकि आप भी पिछले 3 टर्म से विधायक हैं, तो सिर्फ बंगालियों के वोटों के दम पर आप विधायक हैं। जो बंगाली महासभा कल्याण समिति हुआ करती थी 2022 से पहले, सिर्फ अरविंद पांडे को चुनाव जिताने के लिए जो भाजपा के अंदर बंगाली समाज के नेता हैं, उन्होंने षड्यंत्र करके बंगाली कल्याण समिति के 2 टुकड़े कर दिए और एक बंगाली महासभा बना दी गई। और बंगाली महासभा ने प्रेमानंद महाजन को गदरपुर से हराने के लिए भरसक प्रयास किया, एकदम से प्रयास किया और उसका नतीजा यह हुआ कि लगभग करीब 1100 वोटों से प्रेमानंद महाजन चुनाव हार गए। आज कम से कम अगर प्रेमानंद महाजन सदन में होते
विधायक होते बंगाली समाज के तो कम से कम एक प्रतिनिधित्व होता और इस बात को कह पाते कि भाई मुन्ना सिंह चौहान जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार से विधायक, उस जमाने में भी आप विधायक हुआ करते थे, तो महाजन जी शायद होते तो इस बात को कह सकते थे कि आप बंगालियों की हकीकत को और पृष्ठभूमि को जानिए। असल में बात यही है कि राज्य सरकारें ही नहीं चाहती हैं कि बंगाली समाज को अनुसूचित जाति या ओबीसी का दर्जा मिले। एंथोग्राफी रिपोर्ट का क्या हुआ? सन 2008 से वो रिपोर्ट कहां पड़ी है, किस हालात में है, कोई है पूछने वाला? जो बंगाली समाज के नेता हैं, जो अंधभक्त बने हुए हैं भाजपा के, वो उन्होंने कभी पूछा कि एंथोग्राफी रिपोर्ट कहां गई? हुजूम इकट्ठा किया गया, बंगाली एकता के नाम पर भाजपा के समर्थन में पूरा जो है वोट बैंक बहाने का काम कर दिया जाता है, लेकिन जो मुद्दे हैं, मुद्दों पे बात नहीं की जाती है। राज्य सरकार ने कब रिकमेंड की? पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कब, कितने बार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा? अभी भी लगभग 3.25 साल का वक्त हो गया है। क्यों नहीं धामी सरकार ने जो है, अगर वो वास्तव में हितैषी थे, वास्तव में ये चाहते थे कि साहब होना चाहिए था, बंगाली समाज की समस्याओं का हल होना चाहिए, समस्याओं का हल छोड़ो, अनुसूचित जाति का दर्जा छोड़ो, ओबीसी का दर्जा छोड़ो, आप उनको छात्रवृत्ति तक नहीं दे रहे हैं जो सन 88-89 से चलती चली आ रही है। वो छात्रवृत्ति आपने पिछले कई सालों से रोक दी है। आप आके देखिए ना सरकार कि बंगाली समाज के लोग अभी भी कितनी जटिल आर्थिक स्थिति में, कितनी जटिल सामाजिक स्थितियों में रह रहे हैं लोग, उनके शिक्षा का स्तर अभी भी कितना नीचा है, उनको सपोर्ट की जरूरत है। छात्रवृत्ति होती इसीलिए है। तो यह समझना पड़ेगा कि आखिर मुन्ना सिंह चौहान को जरूरत क्या आन पड़ी थी जो इस तरीके से इंडिकेट किया गया। मुन्ना सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से बंगाली समाज के लोग यहां पर रहने के लिए आए हैं और वहां पर चूंकि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता है, इस आधार पर उत्तराखंड में उनको दर्जा नहीं मिल सकता। यहीं पर दुरुस्त करने की जरूरत है, यहीं पर अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है, इतिहास को जानने की जरूरत है। और ये जो मानसिकता मुन्ना सिंह चौहान की है, वो तमाम नेताओं की, तमाम विधायकों की, तमाम मंत्रियों की, तमाम राजनेताओं की है। जो बंगाली समाज के लोग, चाहे वो शक्तिपारम क्षेत्र हो, चाहे वो रुद्रपुर का इलाका हो, चाहे वो दिनेशपुर का इलाका हो, या उत्तराखंड के जिस भी इलाके में बंगाली समाज के लोग रहते हैं, जहां उनकी बस्तियां हैं, जहां उनके गांव हैं, वो गांव आज से 70 साल पुराने हैं। यानी कि जो 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, उस विभाजन विभीषिका का शिकार बंगाली समाज के लोग भी हुए हैं। सन 47-48 में जहां एक और पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाबी, सिंधी और सिख लोग बड़ी तादाद में शरणार्थी बन के आए थे, जिनका पुनर्वास भारत सरकार की जो नीति थी, तत्कालीन नीति थी, उस पुनर्वास नीति के तहत उन लोगों को यहां पर पुनर्वास कराया गया था। इसी तरीके से पूर्वी पाकिस्तान यानी कि पूर्वी बंगाल से जो लोग 1947 के विभाजन के बाद आए, उनकी पहली बसासत 1951 में दिनेशपुर में हुई और उसके बाद पूरे देश के 22 राज्यों में बंगाली समाज के लोग आते रहे हैं। तो इस तरीके से मुन्ना सिंह चौहान का यह कहना कि पश्चिम बंगाल से लोग आए हैं, यह सरासर गलत है। अब जो बड़ा मसला यह आ रहा है कि पश्चिम बंगाल से रहने के लिए आए, ये बात बहुत छोटी सी है, क्योंकि देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है, व्यापार कर सकता है, किसी भी तरीके से उसका आवागमन हो सकता है, संवैधानिक राइट है। लेकिन बंगालियों के संदर्भ में जब इस बात को तराई में और उत्तराखंड की विधानसभा में कहा जा रहा है, तो उसकी ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं बंगालियों की आइडेंटिटी से जुड़ती है, उनकी कानूनी हक हकूक से जुड़ती है, जिसको पिछले लंबे समय से धूमिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। जिसकी शुरुआत सर्टिफिकेट में जो पूर्वी पाकिस्तान लिख के शब्द आता था, उससे शुरू होती है। आप देखिए कि जब पूर्वी पाकिस्तान शब्द बंगाली छात्रों के सर्टिफिकेट में लिख के आता था, चाहे वो स्थायी निवास हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र का मामला हो या अन्य आय प्रमाण पत्र का, जो भी प्रमाण पत्र मिलते थे उनमें यह लिखा होता था। यही वो कानूनी आधार था, यही वो बंगाली समाज की आइडेंटिटी थी, यही पहचान थी जिस पहचान को धूमिल कर दिया गया, क्योंकि उसी आधार पर पूर्वी पाकिस्तान से आप यहां पर आए हैं, आपके पूर्वज आए हैं, उसी आधार पर यहां पर अलॉटमेंट हुआ, सरकार से मिलने वाली सुविधाएं मिली और आज तक जो बंगाली समाज यहां पर मौजूद है वो उन्हीं सुविधाओं को भोग रहा है।
ऐसे में मुन्ना सिंह चौहान का ये तर्क पूरी तरीके से गैरवाजिब है, गलत है कि बंगाली समाज के लोग हैं तराई में, वो सिर्फ घूमने के लिए यहाँ पर आए थे, रहने के लिए यहाँ पर आए थे, रह रहे हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, रह सकते हैं, लेकिन वो अपना हक नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। बंगाली समाज के लोग तराई जनपद ऊधम सिंह नगर के उत्तराखंड के स्थायी बासिंदे हैं। वो सन 1951 से यहाँ पर रह रहे हैं। बड़ी तादाद में उनकी कॉलोनियां हैं और तत्कालीन सरकार ने उनको बसाया है। यहाँ पर 8-8 एकड़ 4-4 एकड़ प्लॉट देकर लोगों को यहाँ पर बसाया गया है। जो तराई पूरी दलदल और जो मच्छरों का गढ़ हुआ करती थी, वहाँ मेहनत कर कर पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले पंजाबियों ने, सिखों ने, सिंधियों ने जितनी मेहनत की, उतना ही श्रम बंगाली समाज के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ पर बहाया है। तो तराई को बसाने का श्रेय ऐसा नहीं है कि बंगालियों को नहीं जाता है। 1950 की गाइडलाइन पर भी जो पहाड़ के लोग कह रहे हैं, जो आंदोलन चला रहे हैं वहां पर मूल निवास का, तो उनकी गाइडलाइन के हिसाब से भी यहाँ पर रहने वाले थारू बुक्सा समाज के लोग, जो बिल्कुल आदिम समय से, यानी कि बहुत पहले से, तराई के डेवलप होने के पहले से भी यहाँ पर रहते थे, वो भी यहाँ के मूल निवासी होते हैं। यहाँ के मुसलमान जो बहुत लंबे समय से, उनको जो है 100 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है, वो यहाँ के मूल निवासी हो सकते हैं, होने चाहिए। पूर्वांचल के लोग जो यहाँ पर तकरीबन 75 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो मूल निवासी होने चाहिए। तो इस तरीके से मूल निवासी अगर नहीं भी मानेंगे तो स्थायी निवासी तो है ही हैं, और जो स्थायी निवासी है उसको ये अधिकार होता है कि वे अपनी मांग रख सकते हैं। आपको मुन्ना सिंह चौहान को मांग रखने भर से दिक्कत हो रही है। उन्होंने मसला उठाया कि एक अभियान चलाया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर कि बंगाली लोगों को, जो नमसूत्र हैं, पोंड हैं, माझी हैं या अन्य उपजातियों के लोग हैं, उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। तो ये डिमांड आज की नहीं है। जब 1951 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा उत्तराखंड, जो कि अविभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, बंगाली समाज के लोगों को, जो कि शरणार्थी शिविरों में, पश्चिम बंगाल के तमाम सारे शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे, उन लोगों को यहाँ पर सरकार ने बुलाया। सरकार ने उनका पुनर्वास दिया, जमीनें दी, खेती करने के लिए यंत्र दिए, आर्थिक मदद की, और इस जंगल को आबाद बनाकर आज इतनी खुशहाल और इतनी विकसित तराई डेवलप हो पाई है। और उसी समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने पश्चिम बंगाल सरकार से सूची भी मांगी थी कि आखिर ये जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो 95% बंगाली समाज के लोग दलित हैं, दलित समाज से आते हैं, पिछड़े वंचित समाज से आते हैं, क्या ये पश्चिम बंगाल में भी या अविभाजित बंगाल में भी ये अनुसूचित जाति में शामिल थे? और इसकी पुष्टि पश्चिम बंगाल सरकार ने की, और इसी आधार पर पंत जी के निर्देशन में लंबे समय तक जो पुनर्वास विभाग था, डीआरओ था, डीआरओ के द्वारा प्रमाण पत्र यहां पर दिए जाते थे। जाति के प्रमाण पत्र भी दिए जाते थे, स्थायी निवास के प्रमाण पत्र भी दिए जाते थे। बहुत राजनीतिक उठापटक के चलते पिछले कुछ साल पहले बंगाली कल्याण समिति के द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा ना सही तो ओबीसी का दर्जा दे दिया जाए, ये डिमांड भी की गई। लेकिन जो मूल डिमांड है बंगाली समाज की, वो यही है कि आप उनको एससी का दर्जा दें। बात गोविंद बल्लभ पंत की उस सूची तक ही सीमित नहीं रहती है। उसी सूची के आधार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने 1988-1989 में बंगाली छात्रों को अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया। और 1988-89 से अब तक 2016 तक भी ये सिलसिला चलता रहा। जो बंगाली छात्र थे, चूंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, आर्थिक संसाधन नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई को भी दुरुस्त कर सकते थे, तो एनडी तिवारी जी के द्वारा, उस समय की सरकार के द्वारा ये तय किया गया कि बंगाली बच्चों को अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति का हकदार माना जाएगा। और इसका जो कानूनी आधार था वही सूची थी जो पश्चिम बंगाल से गोविंद बल्लभ पंत ने तब मंगवाई थी, और उसी सूची के आधार पर नमसूद्र, पोंड, माझी को छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा था। भाजपा सरकार में यह लाभ नहीं मिल रहा है। पिछले कई सालों से बंगाली छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद है,
और अफसोस की बात यह है कि बड़ा तबका बंगाली समाज का, मैं तो ये कहूंगा कि लगभग 80% बंगाली समाज के लोग वो पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त बने हुए हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर बंगाली समाज को एक छत्र करके भाजपा की झोली में वोट बैंक बनाकर डाल दिया गया है। और ये किसी और ने नहीं किया, ये बंगाली समाज के कुछ तथाकथित नेताओं ने ही किया जो भाजपा के एजेंट बन के काम करते हैं। ऐसा कांग्रेस के लिए भी किया गया। कांग्रेस के भी कुछ जो प्रबुद्ध लोग थे बंगाली समाज के, उन्होंने एक लंबे समय तक कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवाते रहे बंगाली समाज का। 10 साल तक बहुजन समाज पार्टी को वोट देते रहे। उसका नतीजा कम से कम यह निकला कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेमानंद महाजन विधायक बन गए 2 बार के। ये जो राजनीतिक दलों की जो अपना षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का शिकार बंगाली समाज हमेशा से होता रहा है। अब जो बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो पुनर्वास आयोग के तहत सरकार की जो कोशिशें थी, उसी कोशिश का हिस्सा यह है कि लोग अभी तक भी जो 1956 में यहाँ के स्वतः नागरिकता कानून के तहत नागरिक भी हो गए, लेकिन वो अपने अधिकारों से वंचित रहे। और समय समय पर सवाल बंगाली समाज के लोगों पर जो तराई में बसे हैं उन पर उठते रहे। कभी आपने देखा होगा कि भाजपा के जो है मुरली मनोहर जोशी खड़े हो जाते हैं, वो सवाल उठाते हैं उनकी नागरिकता पर, किस तरीके से तराई में बंगाली समाज के लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं। वो मुद्दा उठाया जाता है LK आडवाणी जी के द्वारा भी। राज्य के नेता, आपको मालूम होगा कि रमेश पोखरियाल निशंक भी इस बारे में बोल चुके हैं कि बंगालियों की जो है पहचान होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए, कितने वैध हैं कितने अवैध हैं। सवाल आप पूरे बंगाली समाज पर आप उठा देते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप ही की सरकार ने इनको बतौर शरणार्थी स्वीकार करके जगह दी थी, सम्मानजनक तरीके से बसाया था, और आज ही आप उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और फिर लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, ऐसा नहीं है कि लाभ लेने के लिए बंगाली समाज को लॉलीपॉप ना दिया हो। लॉलीपॉप की जो शुरुआत होती है वो आप याद करिए कि जब 13 महीने की सरकार खत्म होती है अटल बिहारी वाजपेयी की, और वो अगले 5 साल की सरकार के लिए समर्थन जुटाने के लिए कुमाऊं में आते हैं, हल्द्वानी में रैली करते हैं। तो उस रैली में वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, वे प्रधानमंत्री बनते हैं, तो 90 दिन के अंदर उत्तराखंड के अंदर रहने वाले बंगालियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा। और बहुत ज्यादा गदगद होकर बंगाली समाज भाजपा का गुणगान करने लगा था। इससे पहले भी शुरुआत हुई जब बलराज पासी जी 92 में सांसद चुने गए, तो एकमात्र सवाल उन्होंने पूछा कि बंगालियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाना चाहिए। और इस सवाल का ढिंडोरा जो है वो आज तक पीटते हैं। जहां भी बलराज पासी खड़े होते हैं, जिस भी सभा में जाते हैं, बंगाली समाज के बीच में जाते हैं। अभी वो पीलीभीत के क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे, एक बड़ी आबादी बंगाली समाज की है, तो वहां पर भी जाकर यही ढोल पीटते थे कि मैं 92 में जब सांसद बना तो मुझे बंगालियों की इतनी चिंता थी कि मैंने सदन में सवाल उठाया था। आज क्यों नहीं सवाल कर रहे वो? आज क्यों नहीं मुन्ना सिंह चौहान से पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे दिया जिससे समाज में गुस्सा है? और उसके बाद ये जो सिलसिला है, आप ये समझिए कि अजय भट्ट भी सवाल उठाने के लिए जाने जाते हैं, और कुछ जो भाजपा के नेता हैं वो बहुत गुणगान भी करते हैं कि देखिए देखिए भाजपा के सांसद ने सदन के अंदर सवाल उठा दिया, संसद के अंदर सवाल उठा दिया। और सबसे बड़ी साजिश जो इस लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले रची गई, जब भारत सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हालदार को बुलाकर ऐसा मजमा लगाया गया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि यह समझिए कि अरुण हालदार के रहते अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाएगा, सिर्फ वोटों के पोलराइजेशन के चलते, सिर्फ बंगाली वोटों को भाजपा की झोली में डालने के लिए जो भाजपा के नेता हैं, जो बंगाली समाज के भाजपा के नेता हैं, उन्होंने यह षड्यंत्र रचा। और उन्होंने दिनेशपुर से लेकर तमाम सारे जगह पर जहां पर बंगाली बाहुल्य लोग हैं, बहुसंख्यक बंगाली समाज के लोग हैं, वहां पर अरुण हालदार का जबरदस्त मेला लगाया। हजारों हजार की भीड़ इकट्ठी की गई और यह कहा गया कि भाई भारत सरकार बड़ी चिंतित है और अब आपको अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने ही जा रहा है, बिल्कुल मिलने जा रहा है। और फिर यह कहा गया कि ये जो 2024 के चुनाव हैं, उस चुनाव के बाद सरकार आएगी तो आपको दर्जा मिल जाएगा। ये तीसरा टर्न है भाजपा का। 2 टर्न माननीय नरेंद्र मोदी जी के बीत चुके हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल बीत चुके हैं, ये तीसरा टर्न चल रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 1 टर्न खत्म हो गया है, दूसरा टर्न चल रहा है। लगभग 8 साल पूरे होने जा रहे हैं प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के। तो क्यों नहीं बंगाली समाज की समस्या का समाधान हो पा रहा है?
क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बंगाली समाज के हैं वो क्यों नहीं अपनी पार्टी के नुमाइंदों से इस बात का सवाल करते हैं? और समस्या का समाधान करने के बजाय आप उल्टा उनको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। उनकी पहचान पर, उनकी आइडेंटिटी पर, उनके कानूनी अधिकारों पर आप सवाल खड़ा कर देते हैं और पूरे सदन को बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं आपके नेता मुन्ना सिंह चौहान विधायक।